आज के लेक्चर का टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में एक के बाद एक 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। इन गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श के आधार पर मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी सुधारों को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र इतना प्रतिक्रियावादी था कि भारत में प्रगतिशील तत्वों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर भी अप्रैल 1933 को दिए गए सरकारी निर्णयों एवं प्रस्तावों पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई। इसमें ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के कुछ सदस्यों ने ले लिए गए थे। 11 नवंबर 1934 इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इस कमेटी ने श्वेत पत्र में मामूली संशोधन किए। एक महत्वपूर्ण संशोधन संघीय सभा का चुनाव पद्धति से संबंधित था। पहले जहां संघीय सभा के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान था, वहीं कमेटी ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव भी दिया। इस कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर एक अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिस पर अगस्त 1935 में सम्राट ने आदेश प्रदान किए। इस अधिनियम को भारत सरकार का अधिनियम 1935 कहा जाता है। यह अधिनियम काफी लंबा और जटिल है। इसमें टोटल 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट हैं। यद्यपि इस अधिनियम में अनेक कमियां थी, फिर भी यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित करने, प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना, प्रांतीय स्वराज्य प्रारंभ करने और केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना के लिए किए जाने वाली व्यवस्थाएं की गई थी। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं देखें तो सबसे पहले 1935 अधिनियम की प्रथम चीज देखें तो गृह सरकार के नियंत्रण में ढील दी गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन तथा केंद्र में आंशिक तथा सरकार की स्थापना की बात कही गई थी। इसलिए स्वाभाविक था कि भारत सचिव के उन अधिकारों में कमी की जाए जिनके द्वारा वह भारत सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता था। लेकिन इन अधिकारों को समाप्त करके गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अतः भारत सचिव फिर पहले की तरह ही शक्तिशाली हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल और गवर्नर उसी के यानी कि भारत सचिव के अधीन थे। इस प्रकार 1935 का अधिनियम से प्रत्यक्ष नियंत्रण में तो कमी हुई, परंतु उसकी वास्तविक क्षमता पूर्ववत जारी रही। 1935 अधिनियम द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर आई सलाहकार परिषद। सलाहकारों की संख्या में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 निश्चित किए गए और इन सलाहकारों में से आधे ऐसे होने चाहिए जो भारत में 10 वर्ष तक सम्राट के कर्मचारी रह चुके हो और अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 2 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो। सलाहकारों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। कुछ निश्चित बातों को छोड़कर यह भारत मंत्री यानी कि सचिव की इच्छा पर निर्भर था कि वह उनसे परामर्श करे अथवा नहीं। यदि परामर्श करे तो सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से, सब उसकी इच्छा पर निर्भर। इस तरह देखें तो सलाहकार परिषद पहले की भांति भारत परिषद से कहीं अधिक व्यर्थ और शक्तिहीन थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा हाई कमिश्नर का पद बनाया गया। केवल इतना परिवर्तन हुआ कि उनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के व्यक्तिगत निर्णय 1935 का अधिनियम के द्वारा हाई कमिश्नर का पद बना रहा। केवल इतना परिवर्तन हुआ कि नियुक्ति गवर्नर जनरल के व्यक्तिगत निर्णय पर छोड़ दी गई। गवर्नर जनरल उसे उसके पद से हटा भी सकता था, अतः वह ब्रिटिश हितों को ही संरक्षण देता था। भारत सचिव का हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण लगभग समाप्त तथा उसका शासन पूरी तरह से भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। परंतु जिन विषयों में गवर्नर जनरल और गवर्नर अपनी व्यक्तिगत इच्छा से काम करते थे, वहां भारत सचिव का नियंत्रण पूर्ववत बना रहा। व्यावहारिक रूप से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि 1935 के अधिनियम का संघीय पक्ष कभी लागू ही नहीं हुआ तथा केंद्र का प्रशासन 1919 के अधिनियम के अनुसार ही चलता रहा। केवल प्रांतों में जहां पूर्ण स्वायत्तता दी गई, वहां उसके नियंत्रण में काफी कमी आ गई थी। सेकंड, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था हुई, जिसमें 11 गवर्नर के प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी के प्रांत और भारत की देशी रियासतों को सम्मिलित करने की व्यवस्था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक। इसलिए संघ 2 शर्तें पूरी होने के पश्चात शाही घोषणा द्वारा स्थापित किया जाना था। ये शर्तें थी, प्रथम,
संघीय संसद के दोनों सदन सम्राट से प्रार्थना करें कि संघ की स्थापना की जाए, और दूसरा, इतनी देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की स्वीकृति दें कि उनकी जनसंख्या कुल रियासती जनसंख्या की आधी से अधिक हो तथा जो संघीय सभा में 52 स्थानों से अधिक स्थानों के अधिकार हो। संघ के दोनों सदनों में देशी राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। संघीय विधानसभा में 375 सदस्यों में से 125 सदस्य तथा संघीय राज्यसभा में 260 सदस्यों में से 140 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे। चूंकि देशी रियासतों ने निर्धारित संख्या में संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया, अतः इस अधिनियम की संघीय योजना कार्यान्वित ही नहीं हो सकी। थर्ड पॉइंट इसका देखें, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया, परंतु केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, रक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, तट संबंधी मामले और कबायली क्षेत्र के मामले शामिल। इनका शासन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा अनुसार चला सकता था। रक्षित विषयों पर विधानमंडल का नियंत्रण नाम मात्र भी नहीं था। इन विषयों के प्रशासन में गवर्नर जनरल एक कार्यकारिणी परिषद की सहायता लेता था, जिसमें सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी। उनकी नियुक्ति सम्राट करता था और गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के पदेन सदस्य होते थे और उनकी बैठकों में भाग लेते थे, किंतु उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जो संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती थी। मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती थी। इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। मंत्रियों के लिए यह आवश्यक था कि वे संघीय विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो और न होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ता था या पद त्याग करना पड़ता था। हस्तांतरित विषयों के बारे में यह आशा की गई थी कि गवर्नर जनरल मंत्रियों की सलाह से उनका शासन चलाएगा, परंतु इसके साथ ही हस्तांतरित विषयों के संबंध में गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार भी दिए गए, जिनके आधार पर वह मंत्रियों के काम में हस्तक्षेप कर सकता था। इस प्रकार भारतीय मंत्रियों को जो थोड़ी बहुत शक्तियां दी गई थी, उन्हें भी गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों द्वारा समाप्त कर दिया गया। चौथा पॉइंट देखें तो संघीय विधानमंडल की निर्बलता। संघीय विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और संघीय राज्यसभा। संघीय विधानसभा में कुल 375 सदस्य, जिनमें 125 स्थान देशी रियासतों को दिए गए। उनका मनोनयन देशी रियासतों के नरेशों को करना था। प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य स्थानों, मुसलमानों व सिखों के सुरक्षित स्थानों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता था। इनमें 82 स्थान मुसलमानों को प्राप्त थे। और देखें तो इस प्रकार देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधियों और मुस्लिम प्रतिनिधियों को मिलाकर सरकार बड़ी सरलता से अपना स्थायी बहुमत स्थापित कर सकती थी। संघीय राज्यसभा में कुल 260 स्थानों में से 140 स्थान देशी रियासतों को दिए गए और 6 स्थानों पर नारियों, अल्पमतों तथा दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। शेष सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता था। अतः संघीय राज्यसभा में भी सरकार सरलता के साथ अपना बहुमत स्थापित कर सकती थी। संघीय विधानमंडल की शक्तियों को अत्यंत सीमित कर उसे निर्बल बनाया गया। विधानमंडल 1935 के अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता था और न ही ब्रिटिश संसद के कानूनों के विरुद्ध कोई कानून पारित कर सकता था। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को गवर्नर जनरल अस्वीकृत कर सकता था और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत विधेयक को इंग्लैंड की संसद रद्द कर सकती थी। विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां भी अत्यंत सीमित थी। बजट के 2 भाग थे, प्रथम भारत के राजस्व से किया जाने वाला व्यय और दूसरा शेष व्यय। भारत के राजस्व से किया जाने वाला व्यय संपूर्ण बजट का लगभग 80% होता था, जिस पर विधानमंडल बहस तो कर सकता था किंतु उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता था। कोई भी वित्तीय विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। विधानमंडल के अधिवेशन के दौरान भी गवर्नर जनरल को कोई अध्यादेश जारी करने का अधिकार था तथा वह अधिनियम भी पास कर सकता था। गवर्नर जनरल के संकटकालीन अधिकार भी व्यापक, वह इस अधिनियम को स्थगित कर न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकता था।
विधानमंडल को निर्बल बनाना अंग्रेजों की सोची समझी चाल, क्योंकि वे भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति देना ही नहीं चाहते थे। प्रोफेसर किथ लिखते हैं कि इन अधिनियम द्वारा एक और तो भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा की गई कि उन्हें सब कुछ दे दिया गया, और दूसरी ओर संरक्षणों और आरक्षणों की व्यवस्था कर अंग्रेजों की यह विश्वास दिलाया गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। फिफ्थ पॉइंट देखें तो अधिकारों के विभाजन की नई पद्धति। इस अधिनियम द्वारा विषयों का विभाजन किया गया। जो विषय संघीय सरकार से संबंधित थे उन्हें संघीय सूची में रखा गया। इसमें 59 विषय हैं। जो विषय प्रांतीय हित के थे उन्हें प्रांतीय सूची में रखा गया। इसमें 54 विषय जिन विषयों के संबंध में संघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया। ऐसे विषय हैं 36। इस सूची के संबंध में यदि प्रांत और केंद्रीय विधानमंडल के कानूनों में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय विधानमंडल का कानून माना जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल अथवा प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता था। विश्व के किसी भी संविधान में अधिकारों के विभाजन कोई ऐसी पद्धति नहीं थी। विश्व के संघीय संविधानों में 2 पद्धतियां प्रचलित थी। प्रथम, संघ के अधिकारों क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या करके अवशिष्ट शक्तियां संघीय इकाइयों को सौंप दी गई। दूसरी, संघ की इकाइयों के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या करके अवशिष्ट शक्तियां संघ को सौंप दी गई। किंतु 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची के संबंध में संघ को उच्चता दे दी गई और अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए। संघीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, प्रजातंत्रीय भावना के प्रतिकूल, मताधिकार भी शक्तिशाली तथा विशेष प्रकार के पदों पर आसीन व्यक्तियों को दिया जाता था। शक्तियों के उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि व्यवस्थापिका की शक्तियां नाम मात्र की थी। गवर्नर जनरल तथा सम्राटों के प्रतिबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक। व्यवस्थापिका के पास कार्यकारिणी पर नियंत्रण लगाने की शक्तियां भी नाम मात्र की। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका की इच्छा के विरुद्ध कानून और मांगों को स्वीकृत कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न रहकर गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी थे। 6th पॉइंट आता है संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय की आवश्यकता। इसका मुख्य कार्य संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य उठने वाले तमाम संघ और इसकी इकाइयों के मध्य उठने वाले विवादों पर निर्णय देना तथा अधिनियम की धाराओं पर मतभेद हो जाने पर धाराओं की सही व्याख्या करना। 1945 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो इन कार्यों को संपादित करे। यदि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से किसी भी कानून मामले पर इसकी राय मांगे तो संघीय न्यायालय गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श भी दे सकता था। किंतु संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था तथा उसके द्वारा की गई अधिनियम की व्याख्या अंतिम नहीं। इसके फैसलों के विरुद्ध अग्रलिखित मामलों में प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति को अपील की जा सकती थी। इसमें प्रथम देखें तो ऐसे मामले जिनमें 1935 के अधिनियम की व्याख्या अथवा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सपरिषद आदेश की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता हो और संघीय न्यायालय द्वारा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय दिया गया हो। दूसरा, ऐसे मामले जिनमें किसी रियासत के प्रवेश पत्र द्वारा संघ सरकार को दी गई कानूनी और कार्यकारिणी शक्ति के विस्तार का प्रश्न उत्पन्न होता हो। तीसरा, संघ में शामिल होने वाली देशी रियासतों में संघीय विधानमंडल द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करने से जो मामले उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त मामलों को छोड़कर शेष मामलों में प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति की अपील केवल संघीय न्यायालय की आज्ञा से ही की जा सकती थी। 7वां पॉइंट आता है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। 1935 के अधिनियम की सभी व्यवस्थाओं में भारतीयों की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन से संबंधित इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिस प्रकार के शासन तंत्र की स्थापना की जानी थी उसे प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जाना गया। भारतीयों ने यह समझा कि उन्हें अधिनियम के द्वारा प्रांतों में एक ऐसी शासन व्यवस्था दी जाएगी जिसके ऊपर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तथा प्रांतों को अपनी शासन व्यवस्था चलाने की काफी स्वतंत्रता होगी। परंतु इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्रांतीय स्वायत्तता कल्पना मात्र। प्रांतीय स्वशासन मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर के लिए अधिक था। प्रांतीय स्वायत्तता के साधारणतः 2 अर्थ होते हैं। एक, केंद्र के नियंत्रण में प्रांतों की स्वायत्तता और दूसरा, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। 1935 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को एक नया संवैधानिक दर्जा दिया गया।
दिया गया। दिखावे के तौर पर प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में काफी हद तक स्वतंत्रता दे दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत। जो विषय प्रांतीय सूची में दिए गए उनके प्रशासन के संबंध में प्रांतों को स्वशासन दे दिया गया और केंद्रीय नियंत्रण को सीमित कर दिया गया। अब प्रांतीय शासन संचालन का भार मंत्रियों पर पड़ा, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार सतही तौर पर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था की गई 1935 अधिनियम में। प्रांतीय स्वराज्य के लिए आवश्यक था कि गवर्नर नाम मात्र का अध्यक्ष हो, परंतु 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर को नाम मात्र का अध्यक्ष न बनाकर उसे कानूनी और वास्तविक सभी शक्तियां प्रदान कर दी गई। गवर्नर को कानून निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तियां, प्रत्येक विधेयक गवर्नर की स्वीकृति के लिए पेश किया जाता था। गवर्नर अपने विवेक से सम्राट की ओर से उस पर स्वीकृति प्रदान कर सकता था, उसे गवर्नर जनरल के पास भेज सकता था या विधानमंडल को वापस भेज सकता था। गवर्नर को व्यवस्थापिका से स्वतंत्रता, कानून निर्माण के अधिकार भी प्राप्त थे। इसे विशेष कानून निर्माण का अधिकार कहते थे। गवर्नर को 2 प्रकार के अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार था। एक उस समय जब प्रांतीय विधानमंडल का अधिवेशन हो रहा हो और आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जिसमें तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता हो। दूसरा उस समय जब विधानमंडल का सत्र चालू न हो। गवर्नर को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रांतीय शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेने का भी अधिकार। गवर्नर को वित्तीय क्षेत्र में बहुत से अधिकार प्राप्त थे। गवर्नर की स्वीकृति के बिना कोई भी आर्थिक प्रस्ताव विधानमंडल में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता था। बजट के सुरक्षित भाग पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण न था। बजट के शेष भाग पर विधानमंडल स्वीकृति अस्वीकृति प्रदान कर सकते थे। गवर्नर को शासन के क्षेत्र में विशेष उत्तरदायित्व तथा व्यक्तिगत निर्णय संबंधी अधिकार भी प्राप्त थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों की जो दशा थी वह द्वैध शासन की व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों की दशा से अच्छी नहीं कही जा सकती। किसी भी वस्तु और किसी भी कार्य पर मंत्रियों का पूर्ण अधिकार नहीं। गवर्नर व्यक्तिगत निर्णयों के अधिकार के अंतर्गत मंत्रियों की सलाह को ठुकरा भी सकता था। नाइनटीन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर को काफी शक्तियां प्रदान, इसलिए भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसको अस्वीकार किया। किंतु जब इस अधिनियम को प्रांत में 1 अप्रैल 1937 में लागू करने की घोषणा की तो निर्वाचन में भाग लेने को सभी तैयार हो गए। 8वां पॉइंट देखें तो गवर्नर और गवर्नर जनरल की मनमानी शक्तियां। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता देश में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रबल दबाव होते हुए भी गवर्नरों और गवर्नर जनरल में को मनमानी शक्तियां प्रदान कर उत्तरदायी सरकार की स्थापना निरर्थक कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधानमंडलों को आर्थिक मामलों में नियंत्रण देकर भी अंतिम वास्तविक नियंत्रण अंग्रेजों ने अपने पास में ही रखा। यदि भी कानून और व्यवस्था विभाग उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया, लेकिन शांति कायम रखने का विशेष उत्तरदायित्व गवर्नर का था। इस विशेष उत्तरदायित्व का बहाना लेकर गवर्नर राष्ट्रीय आंदोलन का दमन कर सकते थे। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, यह कहना कि ये विषय हस्तांतरित है बिल्कुल छल और धूर्तता है, जबकि उनके विषय में जिम्मेदारियां अंग्रेजों के पास सुरक्षित हैं। गवर्नर, गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज तथा संसद द्वारा दी हुई विस्तृत शक्तियों ने प्रांतीय स्वराज को नहीं के बराबर कर दिया है, जो कि भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था।